गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम इन दिस lecture why do you fall ill we have studied about the different causes of the disease, and today in this lecture we are going to discuss about a disease that is called पेप्टिक अल्सर। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या होती है, बिकॉज इन मैनी पीपल पेप्टिक अल्सर अकर्स। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे हमारे पास जो डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट हैं विच काज द सेवरल डिसीज। तो इस लेक्चर में बच्चों हम ये दो मेन टॉपिक हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे पेप्टिक अल्सर क्या है। और जो पेप्टिक अल्सर होता है बच्चे, हम ये कहते हैं कि जो हमारा स्टमक है और जो हमारा जो डियोडेनम है, ये ऐसे एरियाज हैं हमारे स्टमक के और डियोडेनम के अंदर जहाँ पर ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? पेनफुल ब्लीडिंग अकर्स इन द स्टमक एंड द डियोडेनम। उनको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर आर पेनफुल bleeding areas, painful bleeding areas, okay, in stomach and duodenum। इन एरियाज में अगर डायग्रामेटिक में आपको दिखाऊं तो कैसे होती है कि ऐसे हमारे पास ये ईज़ोफेगस होती है और यहाँ पर ये ऐसे हम स्टमक दिखाते हैं। ये इस तरह से ये स्टमक हो गया और यहाँ पर स्टमक के साथ यहाँ से हमारी डियोडेनम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? और इस डियोडेनम के साथ साथ हम ये देखते हैं बच्चों, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और यहाँ पर ऐसे ये पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है इन एरिया से। ठीक है ना? और सम टाइम यहाँ से भी। तो ये स्टमक का एरियाज हैं, तो इनके अलग अलग से नाम भी है अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द एरियाज ऑफ द स्टमक। कि अगर हम बात करते हैं यहाँ ईज़ोफेगस के साथ ही है जो पेप्टिक अल्सर था, इसको ऊजोफेजियल अल्सर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? ऊजोफेजियल अल्सर्स। क्या बोलेंगे इनको? ऊजोफेजियल अल्सर्स। और कि जो गैस्ट्रिक जूस के एरियाज में, जो गैस्ट्रिक एरियाज में होंगे, इसको बोल देंगे गैस्ट्रिक अल्सर्स। ठीक है? और जो डियोडेनम में है उनको डियोडेनल अल्सर्स। ये डियोडेनम में होंगे तो डियोडेनम अल्सर्स। तो अब बात आती है कि ये जो अल्सर्स हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा और इसके कारण क्या रहेंगे। देखिए, फॉर मैनी ईयर्स वी डोंट नो कि व्हाट इज द मेन काज ऑफ द दीज अल्सर्स। सिंपली वी थिंक दैट इट इज ड्यू टू द, यू कैन से, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एक्टिविटी। कि पहले ये सोचा जाता था कि ये जो पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं कि इसका जो मेन काज है कि इसका डियोडेनम अल्सर्स का इसका जो मेन काज है वो क्या है। ठीक है ना? मैनी ईयर्स तो हम यही सोचते रहे, फॉर मैनी ईयर्स इट वाज थॉट दैट इट इज ड्यू टू increased गैस्ट्रिक एक्टिविटी। कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी एक्टिविटी, और यू कैन से एसिडिटी, यू कैन से मोर बेटर, गैस्ट्रिक एसिडिटी। कि एसिडिटी का कारण है कि मोर एसिड इज, यू कैन से, सेक्रेटेड इन द स्टमक। क्यों हुआ? ड्यू टू more stress
कि ज़्यादा स्ट्रेस है दिमाग पे जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड सीक्रेट हो गया है। क्लियर। एंड लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल हमारा थोड़ा डिफरेंट है। तो ये पहले बहुत सोचा जाता था, ठीक है ना, लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट आए, और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं वो, एक है हमारे पास बैरी मार्शल और दूसरा है रॉबिन वारन। बट बैरी मार्शल एंड दूसरा है रॉबिन वारन, इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। रिसेंटली प्रूव्ड दैट एक बैक्टीरियम है जिसको हम हेलिकोबैक्टर नाम से जानते हैं, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग दीज अल्सर्स। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है ना। दीज टू साइंटिस्ट बैरी मार्शल एंड रॉबिन वारन recently proved that a bacterium, एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, क्या बोलते हैं, पाइलोराई, ये इसकी स्पीसीज है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, वाज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, टू काज पेप्टिक अल्सर, फॉर पेप्टिक अल्सर। कितनी अच्छी इन्होंने खोज की। अब ये जो हेलिकोबैक्टर है ये कैसा दिखने में कैसा लगता है, एक बैक्टीरिया का अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होगा जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लैजेला होंगे, ये इसकी आउटर सेल वॉल होगी और अंदर ये इसकी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ से इसमें से ये ऐसे सीलिया निकलते हैं और बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। तो इस तरह का हमारे पास ये एक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ये स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर टू ऑल। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट कि अब इसका क्योर क्या रहेगा, इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि जब बैक्टीरियल डिसीज है तो अब हम क्या करते हैं, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि जो एसिड सीक्रेट हो रहा है। लेकिन अब इन साइंटिस्ट ने हमें पता लगा के बता दिया कि इट इज़ ए बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज है तो ये क्या करेंगे, अब इसको मारने के लिए, हेलिकोबैक्टर को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि एंटीबायोटिक जो एमोक्सिलिन है दैट कैन किल दिस बैक्टीरिया एंड आफ्टर किलिंग दिस बैक्टीरिया दिस पेप्टिक अल्सर गेट कैन बी क्योर्ड। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पे देख सकते हैं द साइंटिस्ट according to these scientists कि जो ये बैक्टीरिया है कैन बी क्योर्ड बाय दिस बैक्टीरिया कैन बी क्योर्ड, इसको हम क्योर कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। और यू कैन से व्हेन these bacteria were killed, when these bacteria were killed, जब इनको मार दिया जाएगा by using एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके हम इनको मार दें। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास किसी एंटीबायोटिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोक्सिलिन, ये एक
एंटीबायोटिक है जो हम मार्केट से ले परचेज करके इसको हम या डॉक्टर्स लोग हमें इसको देते हैं टू किल दिस बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब उन्होंने इतनी बड़ी खोज कर दी तो उसके लिए क्या किया, उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया इन 2005। ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इसको, फॉर दिस अचीवमेंट for this achievement these two scientists, these two means Barry Marshall and Robin Warren। ठीक है ना। these two scientists were awarded by Nobel Prize। इनको नोबेल प्राइज गया 2005 के अंदर। क्लियर। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर इस डिसीज का पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही थी बच्चों। ठीक है ना। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इन्फेक्शियस एजेंट्स। चलिए बच्चों आप शुरू करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। एज यू नो, जो इन्फेक्शियस एजेंट है दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच काज ए पर्टिकुलर डिसीज। ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हैं? दीज आर लिविंग organism which actually cause a disease। ये एक्चुअल में डिसीज काज करते हैं। जैसे आपके पास जो डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों, वायरस है, फिर हमारे पास फंगाई है, प्रोटोजोन है और वर्म्स हैं। इसको हम हेलमिंथ्स बोल सकते हैं, हेलमिंथिस बोलो और यू कैन से वर्म्स बोलो, एक ही बात होती है। तो ये 5 तरह के हमारे पास बैक्टीरिया हैं। अब इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को लेते हैं कि बैक्टीरिया है क्या। सबसे पहला इनको हम कैटेगराइज करेंगे आज। ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया है ये एक यूनिसेलुलर, इट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जिसका जो न्यूक्लियस है इट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा, दे रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमें होता है तो उसका जो नंबर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसमें हम सम कॉमन डिसीज देख लेते हैं। सम कॉमन डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बस इतनी ही नॉलेज आपको याद रखनी है। इनको कैटेगराइज करना है कि कौन सी डिसीज बैक्टीरिया काज करता है, कौन सी वायरस काज करता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, इसका जो काजेटिव एजेंट है, काजेटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफाई, काज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई, ये इसका काजेटिव एजेंट है। क्लियर। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट डिसीज आती है कॉलेरा। कॉलेरा, ठीक है ना, काज्ड बाय, इसके लिए हमारे पास विब्रियो कॉलरे होता है, काजेटिव है विब्रियो कॉलरे।
यहाँ पर ये डिसीज कॉजेटिव एजेंट हमारे पास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर काज्ड बाय जो एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। क्या है? माइकोबैक्टीरियम। तो ये बच्चों आपको याद रखने हैं कि कौन सा डिसीज है एंड कौन सा वहां पर बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास बैक्टीरिया है विच काज डिफरेंट काइंड ऑफ द डिसीज। तो इन सब में हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो इनको किल कर सकता है। इतनी सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। फिर हमारे पास और है यहाँ पे जैसे एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स ये भी एक बीमारी है एंथ्रेक्स, जिसका बैसिलस एंटीथेरपास क्या है? बैसिलस एंथ्रोपिस या एंथ्रेक्स जिसको हम बोलते हैं, काज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टेटनस। ऊपर लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास टेटनस। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय द यू कैन से क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया का नाम है। टिटेनी मीन्स टेटनस को काज करता है। और एंड मैनी फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग यहां पर ये काज कर सकते हैं बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हो कि बहुत सारे बैक्टीरिया अगर हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसमें वो एसिड सिक्रेट कर देते हैं एंड दैट फूड नाउ बिकम पॉइजन फॉर अस and it will harm to our health. So this is about the you can say bacteria. Next हमारे पास आता है viruses. सेकंड जो इन्फेक्शियस एजेंट है दैट इज वायरस। वायरसेस ये भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना, लेकिन क्रिस्टलाइजेबल है। इसके क्रिस्टल बन सकते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है कि जैसे आप शुगर देखते हैं ना, शुगर एक क्रिस्टल होती है, लेकिन हम इसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके जब उसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो एक क्रिस्टल फॉर्म में जैसे शुगर आती है ना, इस तरह क्रिस्टल की फॉर्म में हम इनको ले सकते हैं। तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक, दीज आर माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइजेबल। इनके हम क्रिस्टल बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म कि इनके हम क्रिस्टल बना सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स। ये अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, कि ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? और एज दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, एज दे डू नॉट हैव देयर मेटाबॉलिक मशीनरी, कि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। इसका मतलब जब तक ये बॉडी से बाहर हैं तो ये नॉन लिविंग है, और जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करते हैं दे यूटिलाइज द यू कैन से मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। दैट इज व्हेन these are outside the host, they are नॉन लिविंग। अब ये नॉन लिविंग कहेंगे इनको, ठीक है ना। बट व्हेन
एंटर्ड इन द बॉडी ऑफ होस्ट, दे यूटिलाइज मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट। तो ये मेटाबॉलिक मशीनरी को होस्ट करते हैं और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन बड़ा फास्ट होता है। तो अब जरा देख लेते हैं कि जो वेरियस हमारे पास यहां पर डिसीज है विच आर काज्ड बाय द वेरियस डिसीजेस एंड causative एजेंट्स कौन कौन सा होगा। जैसे हम एक पहला डिसीज का ही नाम लेते हैं यहाँ पे, कॉमन कोल्ड आप पढ़ते हो सभी, कॉमन कोल्ड है जिसको आप सर्दी जुकाम बोलते हैं। इट इज कॉल्ड बाय राइनो वायरस। एक राइनो वायरस है जो इसका कॉजेटिव एजेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, एक और इन्फ्लुएंजा नाम तो सुना होगा बच्चों आप सबने, इन्फ्लुएंजा को हम कहते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस है। क्या है? इन्फ्लुएंजे वायरस है हमारे पास जो इसका कॉजेटिव एजेंट है। इसका मतलब है जो आरएनए वायरस है जिसको हम ऑर्थोमिक्सो वायरस जीनस की बात करते हैं कि ये एक आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस ऑफ ऑर्थोमिक्सो जीनस। ऑर्थोमिक्सो जीनस से ये ऑर्थोमिक्सो वायरस जीनस, ऑर्थोमिक्सो वायरस जीनस से ये बिलोंग करता है बच्चों, ठीक है। समझ लगी इतनी सी बात। उसके बाद आता है हमारे पास डेंगी फीवर, इसको डेंगू वायरस के कॉजेटिव एजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेंगी फीवर। तो इसके लिए हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है डेंगी वायरस। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास सार्स, SARS, फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो कोरोना वायरस है बच्चों, वो भी लगभग ऐसे ही काम करता है, उसके भी यही रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सार्स एक इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है SAR, कोरोना वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो कोरोना वायरस एक नहीं है, तो सार्स क्या है, ये इसी कोरोना वायरस के ही एक जीनस का टाइप है। जैसे नेक्स्ट आता है हमारे पास एड्स क्या है हमारे पास, कॉजेटिव है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है बच्चों। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होगी बच्चों, क्योंकि कई बार एग्जामिनर एक नंबर में इसको पूछ लेता है, तो इसलिए इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट डिसीज है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस काज्ड बाय पोलियो वायरस। इसका कॉजेटिव एजेंट है पोलियो वायरस, जो बच्चों में क्या करता है, उनके यू कैन से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है पोलियो वायरस, और तो उनका कोई भी बॉडी का पार्ट ब्रेन से उसका संपर्क खत्म हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास मीजल्स है, मीजल्स
MESLES, measles. These are, you can say, measles caused by rubiola virus. Rubiola virus, they are the causative agent. Next है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स याद रखना बच्चों इनको, क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं, इनके नाम कॉजेटिव एजेंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना. तो चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय ह्यूमन हर्पिस वायरस. ह्यूमन हर्पिस वायरस 3, ह्यूमन हर्पिस वायरस 3, जिसको हम बोलते हैं HS3 बोल देते हैं शॉर्टकट में इसको, और HH3 ह्यूमन हर्पिस वायरस. और वेरिसेला, क्या बोल सकते हैं, वेरिसेला. वेरिसेला भी बोल सकते हैं इसको. और जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस ZV, वोरिसेला VZV, क्योंकि वोरिसेला होगा ना, वोरिसेला जोस्टर वायरस, तो क्या हो जाएगा VZV. तो ये हमारे पास डिफरेंट यू कैन से जो वायरसेस हैं, दे काज द डिफरेंट डिजीज. और भी हैं, जैसे हमारे पास है मम्प्स. मम्प्स इज, यू कैन से, caused by the virus paramyxovirus. mumps, 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 caused by paramyxovirus. पैरामिक्सोवायरस, ये वायरस का नाम है पैरामिक्सोवायरस. दे काज दिस. नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल पॉक्स. एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है. जब हम डिटेल में इनको 1 बाय 1 2, 4 या 5 डिसीज ऐसी हैं जिनको हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो दिस यू कैन से स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस. कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस. ये जो वेरियोला वायरस है वो इस स्मॉल पॉक्स को, जो छोटी माता बच्चों को निकल जाती है. नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू, इसमें आपको लिखा मिलेगा H1N1. ये सब टाइप होता है बच्चों स्वाइन फ्लू का, ठीक है ना. इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेन ऑफ H1N1, स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, ठीक है ना. ये सब टाइप है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये दीज आर द सब टाइप. ये हमारे पास वायरस है स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरस. और एक और है हमारे पास, जैसे इबोला हेमेटोफेजिक फीवर, हेमोरेजिक फीवर, सॉरी, लास्ट है बेटे, दैट इज इबोला हेमोरेजिक फीवर. इबोला वायरस है जो इसका कॉजेटिव एज है. हीमोरेजिक मीन्स जो हमारी ब्लड सेल्स को तोड़े, ठीक है, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम कहते हैं इबोला हेमोरेजिक फीवर. तो फीवर का मतलब होगा कि यहाँ पर जब ब्लड सेल्स टूटेंगे तो एक केमिकल सीक्रेट करेंगे जिसकी वजह से वो फीवर चढ़ जाता है, उसको हीमोरेजिक फीवर हम कह देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है फंगाई. तीसरा कॉजेटिव एजेंट है वो फंगस. फंगाई, और आप सभी को पता है जो फंगस है वो एयर के अंदर भी है, इधर घूम रहे हैं उसके स्पोर्स, क्योंकि ये भी बड़ा जल्दी से रिप्रोड्यूस करती है. दीज आर, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. कैसे हैं, मल्टी सेलुलर. फंगाई आर, दीज आर मल्टी सेलुलर, कि इनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोटिक है, ठीक है बच्चों. यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. हेट्रोट्रोफिक है, हेट्रोट्रोफिक, इसका मतलब क्या होगा कि ये फूड के लिए
दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, इसलिए उसको क्या बोला, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। उसके बाद देखिए, यू कैन से दे काज सेवरल डिसीज, दे काज सेवरल डिसीज, ये कुछ डिसीज काज करती हैं। उसमें आता है सबसे पहले कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस पहला डिसीज है, कैंडिडियासिस। ये एक फंगल डिजीज है बेटे, विच इज काज्ड बाय ए फंगस कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स इनको काज करती है, मतलब ये फंगस है। ये क्या है, ये एक फंगस का नाम लिखा मैंने, फंगस का एक यू कैन से स्पीसीज का नाम लिखा है, कैंडिडियासिस। कैंडिडिया डिसीज का नाम है, कैंडिडा एल्बिकन्स एक फंगस है विच काज दिस कैंडिडियासिस। क्लियर। हमारे पास सेकंड है इसमें रिंग वॉर्म। बच्चे रिंग वॉर्म में और राउंड वॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। रिंग वॉर्म एक डिसीज है विच इज काज्ड बाय ए फंगस, ठीक है ना, और जो राउंड वॉर्म है वो एक हेलमिंथिस में आता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो रिंग वॉर्म यहां पर इज कॉज्ड बाय यू कैन से सेवरल काइंड है, जैसे ट्राइकोफाइटन है, ट्राइकोफाइटन ये एक फंगस है जिसके कारण क्या हो जाती है, रिंग वॉर्म, जो दांत जो आप कहते हैं ना वो हो जाती है। माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन, तो ये क्या है, दीज आर ऑल फंगस विच काज रिंग वॉर्म, जो हम कहते हैं दांत की बात करते हैं ना वो होता है, ठीक है ना। और एंड मैनी, एंड यहां लिख सकते हैं एंड मैनी स्किन इन्फेक्शंस, और भी बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन है जो ये फंगस काज करती है। तो फंगस में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोजोवन, फोर्थ काइंड ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। दैट इज प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन क्या है बच्चों, जैसे मैंने बोला कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दीज आर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक और माइक्रोस्कोपिक हैं। दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी डिसीज काज करते हैं, और दूसरा ये है कि इनका भी जो मल्टीप्लिकेशन है, दे आल्सो रैपिड, यू कैन से वेरी फास्ट, दे आल्सो रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, इनमें भी बहुत ही जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाता है, इनका नंबर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली ये भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हमारे पास सेवरल डिसीज जाएंगी, द डिसीज काज्ड बाय प्रोटोजोन, कौन कौन सी हैं, जैसे हम पहले लेते हैं मलेरिया, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास मलेरिया। मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा काला अजहर, दूसरा काला अजहर, ये भी एक, इसको हम काला बुखार बोल सकते हैं या ब्लैक फीवर जिसको हम कह देते हैं, दैट इज काज्ड बाय लेशमेनिया। कौन काज करता है इसको, लेशमेनिया काज करता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, थर्ड वन इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एंड इट इज काज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा। ये काजेटिव एजेंट है हमारे पास।
नेक्स्ट है अमीबिक डिजेंट्री, फोर्थ वन, अमीबिक डिजेंट्री। नाम से पता लग रहा है कि अमीबा के कारण होती है, इसको हम यहां लिखते हैं एंटामीबा। क्लियर। और लास्ट है हमारे पास गियार्डियासिस। ठीक है ना, एंड इट इज कॉल्ड बाय गियार्डिया। गियार्डिया ये हमारे पास इसका कॉजेटिव एजेंट होगा। एंड इन द लास्ट दैट इज हेलमिंथिस। लास्ट है हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज हेलमिंथिस, जिनको हम वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। लास्ट इन्फेक्शियस एजेंट है बच्चों फिफ्थ, हेलमिंथिस, जिनको हम वॉर्म्स भी कह देते हैं। अब ये जो वॉर्म्स है बच्चों, ये ध्यान रखना कि दीज आर मल्टी सेलुलर एंड विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। दीज आर मल्टी सेलुलर होंगे एंड मोस्टली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं ये। ठीक है ना। अब बात करते हैं द डिसीज काज्ड बाय, द डिसीज काज्ड बाय वॉर्म्स। पहली डिसीज है जैसे यहां पर हमारे पास टेनियासिस। टेनियासिस इज काज्ड बाय, दैट इज द जो वॉर्म होगा टैप वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं टैप वॉर्म। और ये जो टैप वॉर्म होता है बच्चों, जैसे जो पिग्स होते हैं ना, पिग्स का जो पोर्क होता है उसको, उसके अंदर ये टैप वॉर्म मिलते हैं ज़्यादा। अगर कोई पर्सन यू कैन से अनकुक्ड मीट या पोर्क को खाता है तो उनको ये टेनियासिस हो सकता है, क्योंकि टैप वॉर्म उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और वो वहीं पर मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कैरियासिस। अब जो एस्कैरियासिस है बच्चों, एस्कैरियासिस का कॉजेटिव एजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म बोल सकते हैं या एस्कैरिस बोल सकते हैं। क्लियर। और लास्ट है हमारे पास थर्ड, एलिफेंटियासिस। ये भी बच्चों एक ऐसी डिसीज है विच इज काज्ड बाय द फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म इसको बोलते हैं, इसलिए हम इसको एंड सो आल्सो कॉल्ड फिलारियासिस। फिलेरियासिस। और ये क्या होता है बच्चों कि जो फिलेरियल वॉर्म है ये ह्यूमंस के बॉडी के अंदर चला जाता है और जाके वहाँ पर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन काज करता है। और इन्फेक्शन काज करने के लिए क्या करेगा, जैसे मान लो हमारे पास ये हमारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना, और यहाँ से ये लिम्फेटिक सिस्टम जा रहा है हमारा, ये कैपिलरी जा रही है, ये क्या है, कैपिलरी है, और ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। अब होता क्या है कि इन कैपिलरी से एक लिक्विड यहाँ सेल्स के बीच में आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। आगे समझ में। अब ये टिश्यू फ्लूइड इसमें आ गया है तो क्या, दिस टिश्यू फ्लूइड इज गेट कलेक्टेड इन द लिम्फेटिक वेसल, इस लिम्फेटिक वेसल में आ जाएगा जिसको हम यहाँ नाम दे देंगे लिम्फ। ये प्रोसेस नॉर्मल में चल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया लिम्फेटिक वेसल्स का, ठीक है ना। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड इज नॉट एबल टू गेट इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे होगा इसका जो डिपोजिशन है वो यही हमारे टिश्यूज के बीच में हो जाएगा, जिससे होगा इन्फेक्शन से वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो लिम्ब या जो भी जिस एरियाज में इन्फेक्शन है उसका साइज बढ़ना एलिफेंट की तरह स्टार्ट हो जाता है। तो
इस तरह से बच्चों हमारे पास ये 5 इन्फेक्शियस एजेंट है जो आज हमने स्टडी किए। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिसीज है, कि हमारे पास जो डिफरेंट काइंड की हमने डिसीज आज बात की है, इनका हम कैटेगराइजेशन करेंगे और कैटेगराइजेशन करके हम ये पढ़ेंगे कि हाउ दीज डिसीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मेरे अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।